नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ और ये बड़ी खबर सामने आ रही है मथुरा से। सीएम योगी को खून से खत हिंदू महासभा के अध्यक्ष ने यह खत लिखा। 6 दिसंबर को करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ, इस बात का जिक्र किया है। शाही ईदगाह में 6 दिसंबर को करेंगे पाठ, इस बात का जिक्र किया उस चिट्ठी में। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि ये खत दिनेश शर्मा की तरफ से लिखा गया है और इस खत में ये कहा गया है कि हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। 6 दिसंबर का दिन निर्धारित किया गया है और ये कहा गया है कि चाहे आप हमें सूली पे क्यों ना चढ़ा दें, चाहे आप हमें जेल भी भेज दें, लेकिन फिर भी शाही ईदगाह में 6 दिसंबर को हम हनुमान चालीसा का पाठ करके रहेंगे। मथुरा में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्र कोषाध्यक्ष और कृष्ण जन्मभूमि केस के मुख्य वादी दिनेश शर्मा ने सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने खून से खत लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हिंदू महासभा 6 दिसंबर को शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं। और देखिए 6 दिसंबर को दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में हिंदू महासभा के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। खत में दिनेश शर्मा ने यह भी लिखा कि मथुरा के अधिकारी उन्हें जेल भेज दें या फिर फांसी पर चढ़ा दें, लेकिन वो शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा पाठ पढ़कर ही रहेंगे। उन्होंने यह भी लिखा कि अगर इस दौरान उनकी हत्या हो जाती है तो इसका जिम्मेदार पूरी तरह से जिला प्रशासन होगा। आपको यह भी जानकारी दें कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के 30 साल पूरे हो रहे हैं और इसे लेकर जिस तरह हिंदू महासभा ने रुख अपना रखा है उससे प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बताया और साथ ही साथ खून से लिखा हुआ खत भी आपको दिखा रहे हैं, जैसे दिनेश शर्मा ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ है और ये वही खून से लिखा हुआ खत है जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम पर लिखा है। और कहा गया है इस खत में कि शाही ईदगाह में हनुमान चालीसा का पाठ 6 दिसंबर को किया जाएगा और इसके लिए चाहे हमें कोई भी सजा क्यों ना दी जाए, हमें वो सजा मंजूर है। 6 दिसंबर का हिंदुओं का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होगा। हमारी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि हम सभी सनातनी हिंदुओं को मथुरा जन्मभूमि पर 6 दिसंबर को हनुमान चालीसा का पाठ शांति से करने दें, क्योंकि अभी उसमें मथुरा न्यायालय द्वारा कोई पूजा पाठ का स्टे नहीं है। इसलिए सभी हिंदुओं का पूजा करने का मौलिक अधिकार है वहाँ पर। यदि आपके अधिकारी हमको रोकते हैं या हमें परेशान करते हैं तो हम आपसे एक ही मांग करेंगे कि हमें इच्छा मृत्यु दे दो। हम नहीं जीना चाहते संसार में जहां अपने कान्हा के जन्म स्थान पर हम पूजा ना कर सकें। सपा, कांग्रेस, बसपा में भी हमको पूजा नहीं करने दिया जाता था। अब तो भाजपा की सरकार है, राम राज है। इसलिए मुख्यमंत्री जी आप ही वो शक्ति हैं जो हमें पूजा करने दे सकती हैं। तो देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एक तरीके से यह अपील की गई है, खून से खत लिखा गया और इस बात का जिक्र किया दिनेश शर्मा ने कि अब तो राम राज की सरकार है और मुख्यमंत्री योगी ही हैं जिनके नेतृत्व में ये जो विवाद है वो खत्म हो सकता है। और एक बार फिर से जिस तरीके से मांग उठ रही है उस मांग पर आगे एक्शन हो सकता है, इस बात का जिक्र दिनेश शर्मा ने अपने चिट्ठी, अपने इस पत्र में किया है। साथ ही साथ देखिए उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया कि 6 दिसंबर का दिन निर्धारित किया गया है जब हनुमान चालीसा का पाठ शाही ईदगाह मस्जिद के अंदर किया जाएगा। और उन्होंने ये भी लिखा कि अगर इस दौरान उनकी हत्या हो जाती है तो फिर इसका जिम्मेदार पूरी तरीके से जिला प्रशासन ही होगा। आपको बता दें कि 6 दिसंबर को ही दरअसल बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के 30 साल पूरे हो रहे हैं और इसी के उपलक्ष्य में 6 दिसंबर यही वो कारण है जिस वजह से ये तारीख निर्धारित की गई है दिनेश शर्मा की तरफ से। और इस खत में भी जो कि खून से लिखा गया है सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम, इस खत में कई बातों का जिक्र मिलता है। और देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सोनिका भी न्यूज रूम से जुड़ी हुई है। सोनिका, देखिए ये विवाद आज का नहीं है, कई सालों से ये विवाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है, कोर्ट में पूरा मामला है, लेकिन जिस तरीके से ये रुख अपनाया जा रहा है, क्या लगता है प्रशासन के लिए कितनी चुनौती होगी?
और बिल्कुल देखिए, दिनेश शर्मा ने जिस तरीके से खून से पत्र लिखा है सीएम योगी आदित्यनाथ को, और उस पत्र में उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो हनुमान चालीसा का पाठ 6 दिसंबर को करने जा रहे हैं। दरअसल 6 दिसंबर को शाही मस्जिद, जो बाबरी का मस्जिद है, उसके 30 साल पूरे हो रखे हैं। और अखिल भारतीय हिंदू सभा के दावा यह है उनका कि इसी के जगह के अंदर भगवान श्री कृष्ण का गर्भगृह है, और इसी को लेकर हनुमान पाठ चालीसा करने जा रहे हैं। दिनेश शर्मा ने यह तक कह दिया है कि वो अगर इस दौरान उन्हें कुछ भी होता है, अगर उनकी हत्या भी हो जाती है, तो इसका सीधा जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। तो सचिन, देखिए, चुनौतियां जिला प्रशासन के पास अधिक होगी इस पूरे मामले को लेकर के, मामले को शांत भी कराना, दिनेश शर्मा को शांत कराना, क्योंकि इस वक्त जो हिंदू हैं वो इस वक्त बहुत आक्रोशित भी नजर आ रहे हैं। इस पाठ को लेकर, हनुमान चालीसा का पाठ किया जाना है, हालांकि बहुत पुराना ये पूरा मामला है। और अब लेकर अब ये कह दिया गया है मथुरा में कि 6 दिसंबर को शाही मस्जिद के पास ही देखिए हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। तमाम बातें इसमें लिखी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ को जो पत्र लिखा गया है इस पूरे मामले में, हालांकि अब पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुट चुका है कि ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो पाए। 6 दिसंबर को लेकर के पूरी तैयारियों में जुट चुके हैं। और देखिए, इसी के साथ बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव भी होने जा रहे हैं सचिन, उसे लेकर के भी तैयारियां की जाएंगी, क्योंकि इधर पाठ होगा और उसके एक दिन पहले ही निकाय चुनाव हो रहा है। इसीलिए प्रशासन के पास चुनौतियां और अधिक बढ़ चुकी है ताकि किसी भी तरीके की कोई घटना ना हो। हालांकि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि 30 साल पूरे हो रखे हैं और मंदिर के अंदर गर्भगृह, का सवाल ये भी है कि क्या ये बहुत ज्यादा अपने आप में एक गंभीर विषय नहीं हो जाता जब एक और दिनेश शर्मा ये कह रहे हैं कि हमें सरकार पर पूर्ण भरोसा है, तो फिर इस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करने की जरूरत आखिर उन्हें क्यों पड़ गई? बिल्कुल, देखिए, उन्होंने ये तो कहा है कि सरकार पर उन्हें भरोसा है, लेकिन उनका साफ ये कहना है कि जब तक उनकी जो मांगे रखी गई हैं वो पूरी नहीं हो जाती है, तब तक वो इससे पीछे नहीं हटेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि हनुमान चालीसा का पाठ अब वो करने जा रहे हैं 6 दिसंबर को, उसे वो करके रहेंगे। किसी भी हालत में कुछ भी होता है तो जिला प्रशासन इसका जिम्मेदार होगा। कई वजह सामने आ रखी हैं, कई मांगे उन्होंने सामने रख दी है सीएम योगी आदित्यनाथ को। उन्होंने जिस तरीके से पत्र लिखा है, अब इसे लेकर के देखिए अखिल भारतीय हिंदू महासभा भी आक्रोशित हो चुका है। उनकी तरफ से भी साफ कहा गया है कि वो पूरा साथ देंगे दिनेश शर्मा का इस पूरे मामले में। और ठीक है सोनिका आएंगे आपके पास, तमाम बड़े अपडेट्स लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम बड़ी जानकारी देने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको तेलंगाना से जुड़ी हुई देते। तेलंगाना के सिकंदराबाद में भीषण आग लगी और असेंबल्ड वाटर फिल्टर शॉप में आग लगने की खबर सामने आई है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का कारण बताया जा रहा है। और देखिए, करीब 10 लाख रुपए की संपत्ति के नुकसान का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। दमकल कर्मियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पाया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लाखों की संपत्ति का नुकसान हो गया है शॉर्ट सर्किट की वजह से। ये भीषण आग लगी है। आग का तांडव देखिए आप किस तरीके से आप पर देखने को मिल रहा है, किस तरीके से आग धधक रही है। इसकी तस्वीरें आपके सामने है। लोग परेशान हुए, हैरान हुए कि आखिर कैसे आग लग गई, लेकिन जांच हुई तो मालूम पड़ा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और लाखों का नुकसान भी हो गया। साथ ही आपको ये जानकारी दी जहां ये आग लगने की घटना सामने आई, ये बताया जा रहा है कि असेंबल्ड वाटर फिल्टर शॉप था जिसमें भीषण आग लगी। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि आग कितनी भयावह हो चुकी थी और आसपास की दुकानों तक हालांकि आग नहीं पहुंची। ये गनीमत वाली बात रही। और साथ ही साथ अभी तक इस बात की जानकारी भी सामने नहीं आई है कि क्या किसी को हताहत भी हुई है किसी की या नहीं, लेकिन अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है ये बताया जा रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम यहां मौके पर पहुंच गई थी, जिसके बाद से आग पर काबू पाया गया। असेंबल वाटर फिल्टर शॉप बताया जा रहा था जिसमें कि भीषण आग लगने की तस्वीरें सामने आई और किस तरीके से धू धू करके ये दुकान जलती हुई नजर आई। आप इन तस्वीरों के जरिए इसे समझ सकते हैं। और आग लगने के कारण दरअसल शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। तो ये सिकंदराबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। खबर ये सामने आ रही है। आंकलन लगाया गया तो मालूम पड़ा कि करीब 10 लाख रुपए की संपत्ति के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर। टीएमसी नेता के घर धमाका हुआ। बम बनाने के दौरान ही धमाका हुआ और ब्लास्ट में 3 लोगों की मौत हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। दरअसल पश्चिम बंगाल से पूरा मामला सामने आया जहां पर तृणमूल कांग्रेस के नेता के घर पर धमाका हुआ है। बम बनाने के दौरान ये धमाका हुआ। ब्लास्ट में 3 लोगों की जानें भी चली गई, लेकिन इस बात की जानकारी अभी तक सामने नहीं आ पाई है कि टीएमसी नेता के घर पर जो धमाका हुआ और बम बनाने की बात का जो जिक्र हो रहा है, आखिर बम क्यों बनाया जा रहा था, किसके जरिए बनाया जा रहा था, इसके पीछे का मोटिव क्या था। यानी
अब बम जो बनाया जा रहा था, तैयार किया जा रहा था, किन कारणों की वजह से तैयार किया जा रहा था, इस बात को लेकर के अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन जिस दौरान बम बनाया जा रहा था उस दौरान टीएमसी नेता के घर पर धमाका हो गया और उसके बाद की ये तस्वीरें हम दिखा रहे। ईस्ट मिदनापुर ये जगह बताई जा रही है जहां आप इस घर को देखिए कि इसी घर के भीतर बम बनाया जा रहा था, जो कि धमाके में इसके परखच्चे उड़ गए और यहाँ आसपास के लोग इस घर को देखने के लिए भी पहुंचे कि आखिर क्या वो वजह रही जिस वजह से धमाका हुआ। और देखिए सुरभि, इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी गर्मा चुकी है। बीजेपी की तरफ से इस बात का जिक्र हुआ है कि आखिर टीएमसी के नेता के घर में बम कौन बना रहा था। क्या टीएमसी के नेता की कोई बड़ी साजिश थी? क्या कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने की तैयारी थी? इसीलिए बम अपने घर में बनाया जा रहा था कि किसी को कोई शक ना हो। लेकिन देखिए किस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट में खबर ये सामने आ रही है कि 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बम बनाने की वजह से धमाका हुआ, इस बात का जिक्र हो रहा है। आप देख पा रहे हैं बम फटने के बाद के वहां के हालात क्या हैं, क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। घर के परखच्चे उड़ गए हैं, आप देख पा रहे हैं। लोग हैरान हुए, परेशान हुए कि आखिर अचानक से ये धमाका कैसा हुआ। मालूम पड़ा, जांच हुई तो खबर यह सामने आई कि इस घर में बम बनाया जा रहा था और यह घर टीएमसी के एक नेता का है। और अब खबर हिमाचल के चंबा से है जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। दरअसल भूकंप की तीव्रता की अगर बात की जाए तो 3.4 भूकंप की तीव्रता मापी गई है। देर रात महसूस किए गए हैं झटके। किसी भी तरह के नुकसान की कोई सूचना फिलहाल नहीं है। देर रात महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। तीव्रता स्केल की अगर हम बात करें तो 3.4 मापी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। किसी भी तरीके की कोई नुकसान की खबर नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। जबलपुर में एक बस ड्राइवर को अचानक हार्ट अटैक आने से कई लोग बस की चपेट में आ गए। इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें दिखा कि एक ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी बस पीछे से आगे के बाइक को रौंदती हुई चली जा रही है। बताया जा रहा है कि बस ड्राइवर जब तक बस को काबू में करता, अचानक उसे हार्ट अटैक आ जाता है और बस बेकाबू होकर के आगे खड़ी कई बाइकों को अपनी चपेट में ले लेती है, जिसमें कि कई लोग घायल हो गए और इसमें एक 62 साल के वृद्ध की इलाज के दौरान ही मौत भी हो गई है। जानकारी के मुताबिक हार्ट अटैक के बस ड्राइवर की मौत हुई है। इस बात की पुष्टि कर दी गई है। हार्ट अटैक आने की वजह से ही ड्राइवर की मौत हुई है। हालांकि हादसा भी उसी वजह से हुआ। बस जो है वो असंतुलित हो गई अचानक से, जिसे कंट्रोल करने से पहले ही बस ड्राइवर को हार्ट अटैक आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। इन तस्वीरों को देखकर देखिए आप भी हैरान हो सकते हैं। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर का है। जांच लगातार जारी है। खबर यह सामने आ रही है कि बस असंतुलित हुई और बस ड्राइवर की हार्ट अटैक आने की वजह से उसकी मौत हो गई। और अब खबर चेन्नई से। चेन्नई में मोबाइल से वीडियो बनाने के चक्कर में एक दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में 2 छात्र प्रवीण और हरि की जान चली गई। हरि वेलाचेरी स्कूल में 12वीं की पढ़ाई कर रहा था और प्रवीण कॉलेज में था। दोनों एक महंगी बाइक पर थे और 100 से ज्यादा की स्पीड में बाइक चला रहे थे। पीछे बैठा हरि अपने मोबाइल से गाड़ी की स्पीड रिकॉर्ड कर रहा था कि तभी अचानक एक लोडिंग वाहन सामने आने की वजह से प्रवीण बाइक को बचाने की कोशिश तो करता हुआ नजर आया, लेकिन वो बचा नहीं सका। उसने अपने बाइक का बैलेंस बनाए रखने की भी कोशिश की, लेकिन बाइक को मोड़ते वक्त अचानक उसकी बाइक अनियंत्रित हो जाती है और सड़क पर जो वाहन सामने से आ रहा था, जो लोडेड वाहन था, उससे वाहन में टक्कर हो जाती है और दोनों के सर में गंभीर चोटें भी आ जाती हैं। लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद दोनों छात्रों की मौत भी हो जाती है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से स्पीड जो है वो 100 के पार बताई जा रही थी। दुर्घटना में 2 छात्रों की मौत हुई है। पुलिस ने दोनों की जांच कर ली है और पहचान भी कर ली गई है और साथ ही साथ पुलिस ने एक हिदायत दी है, लोगों से अपील की है कि अपनी स्पीड पर काबू रखें ताकि आप सुरक्षित घर पहुंच सके। अगली खबर विशाखापट्टनम से है। विशाखापट्टनम में नेवी ने दिखाई है ताकत। नेवी डे से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। हवा से लेकर जमीन तक सेना का शौर्य देखने को मिला। कल यानी 4 दिसंबर को नौसेना का 51वां स्थापना दिवस है। नौसेना के स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रपति और सशस्त्र सेनाओं की सुप्रीम कमांडर द्रौपदी मुर्मू भी विशाखापट्टनम में मौजूद रहेंगी और नौसेना की ताकत को खुद देखेंगी। तस्वीरें
कल हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि देखिए किस तरीके से वहां पर रिहर्सल लगातार चल रही है। रिहर्सल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शौर्य की ताकत आप देखिए, गगनचुंबी ये जो तमाम तस्वीरें हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। किस तरीके से शौर्य जो सेना की है उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार कल भी दिखाएंगे, क्योंकि कल तमाम बड़े चेहरे विशाखापट्टनम में मौजूद होंगे। नेवी डे से पहले के रिहर्सल की तस्वीर आपके सामने है, क्योंकि कल 51वां स्थापना दिवस से तमाम बड़े चेहरे होंगे। राष्ट्रपति महामहिम मौके पर मौजूद होंगी और वो सेना की शौर्य को खुद अपनी आंखों से देखेंगी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और साथ ही सशस्त्र सेनाओं की सुप्रीम कमांडर द्रौपदी मुर्मू भी विशाखापट्टनम में जब मौजूद रहेंगी। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि विशाखापट्टनम में ही नेवी डे सेलिब्रेट किया जाएगा और सेना के शौर्य को का परिक्रम हर और सिर्फ नजर आएगा। नेवी डे से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया और कल यानी कि 4 दिसंबर को 51वां स्थापना दिवस नेवी का मनाया जाएगा। यानी नेवी डे के तौर पर यहाँ कई ऐसे कार्यक्रम भी देखने को मिलेंगे। और अब बात भारत जोड़ो यात्रा की करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कल राजस्थान में एंट्री करेगी और यात्रा के मद्देनजर सीएम अशोक गहलोत के साथ कई मंत्री झालावाड़ में ही डेरा डाले हुए हैं। झालावाड़ में एंट्री करने के बाद पूर्वी राजस्थान में अलवर जिले तक की इस यात्रा में पूरी प्रदेश सरकार मौजूद रहेगी। दरअसल राजस्थान एकमात्र कांग्रेस शासित राज्य है जहां से भारत जोड़ो यात्रा गुजर रही है। ऐसे में सरकार भी सतर्क है। यात्रा में पड़ने वाले इलाकों के लोगों का ख्याल अभी से रखा जा रहा है। दरअसल यात्रा के दौरान लोग राहुल गांधी से अपनी समस्याएं बता सकते हैं। ऐसी समस्याओं को तत्काल निस्तारण करने के लिए कई मंत्रियों को यात्रा में मौजूद रहने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। और देखिए, क्योंकि ये बताया जा रहा है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से होते हुए गुजरेगी, तो ऐसे में कई चुनौतियां राजस्थान सरकार के लिए भी है और इसी को लेकर के पहले से तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। अपनी यात्रा निकालेंगे। और देखिए, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में 21 निर्जन द्वीपों के नाम देश के सबसे बड़े वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर सोमनाथ शर्मा और कैप्टन बारना सिंह समेत 21 सैनिकों के नाम पर रखे गए हैं। इन 21 द्वीपों में से 16 उत्तर और मध्य अंडमान जिले में स्थित हैं, जबकि 5 द्वीप दक्षिण अंडमान में हैं। आपको यह भी जानकारी दें कि केंद्र सरकार ने रक्षा और स्थानीय अधिकारियों की सहायता से इन 21 द्वीप के नाम अलंकृत सैनिकों के नाम पर रखे हैं। कारगिल युद्ध के पराक्रमी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसद कुलदीप राय शर्मा ने कहा, मुझे खुशी है कि केंद्र ने हमारे बहादुर सैनिकों को सम्मानित करने के लिए अंडमान के 21 द्वीपों को चुना है। 21 द्वीपों में से 16 उत्तर और मध्य अंडमान जिले में स्थित हैं, जिनके नाम सैनिकों पर रखे गए हैं। और चलिए अगली बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं, अहमदाबाद से जुड़ी हुई है। अहमदाबाद में असदुद्दीन ओवैसी का भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। लोगों ने ओवैसी को काले झंडे दिखाए और साथ ही ओवैसी गो बैक के नारे लगाते हुए लोगों को भी देखा गया। ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताकर यह विरोध किया गया। ओवैसी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए हैं। तस्वीरें देखिए, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और ये बता दे रहे हैं किस तरीके से विरोध हुआ। ओवैसी यहाँ पर पहुंचे हुए थे रैली करने के लिए, लेकिन इस बीच जो लोग मौके पर मौजूद थे, जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने ओवैसी की पार्टी AIMIM को बीजेपी की बी टीम बताया। और देखिए आप किस तरीके से ये बच्चे हैं, कुछ युवा हैं जो अपने हाथों में काला झंडा लेकर ओवैसी साहब को दिखा रहे हैं और बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि AIMIM पार्टी जो है वो बीजेपी की बी टीम है। इसीलिए हर बार सियासत में आप देखिए किस तरीके से अलग अलग तस्वीरें सामने आती हैं। ओवैसी जब यहाँ पर पहुंचे, वहां पर पहुंचने के बाद देखिए किस तरीके से उनका विरोध हुआ, काले झंडे दिखाए गए और ओवैसी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। तस्वीर आपके सामने जरा सुनिए। तो साथ ही साथ आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि जहां एक और लोग विरोध जाहिर करते हुए अपने हाथों में काले झंडे लिए नजर आ रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर
ओवैसी गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताकर के विरोध प्रदर्शन किया गया। ओवैसी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। इससे पहले भी कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई थी जब गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए जब प्रचार प्रसार करते हुए स्टेज पर भी चढ़े थे असदुद्दीन ओवैसी, अपने भाषण की शुरुआत करने वाले थे, उस वक्त भी इसी तरीके का दृश्य नजर आया था और ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी जब असदुद्दीन ओवैसी को गो बैक नारे सुनने पड़े थे। बीजेपी की बी टीम उन्हें बताया गया था और एक बार फिर से अहमदाबाद से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई जहां असदुद्दीन ओवैसी के मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, बीजेपी का बी टीम तक बता दिया गया। और देखिए, मध्य प्रदेश के इंदौर में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज का एक मामला सामने आया और जब इस बार मामला सामने आया तो अपने आप में सुर्खियां बटोर रहा है। यहां छात्र संगठनों ने सबूत के तौर पर लाइब्रेरी में मौजूद किताब पेश की है। किताब में सामूहिक हिंसा एवं दांडिक न्याय पद्धति में धारा 370 और इसके अलावा और भी तमाम चीजें लिखी गई जो कि आपत्तिजनक बताई जा रही हैं। राम की शुरुआत श्री से ही होती है और श्री जो है विष्णु भगवान जी की पत्नी लक्ष्मी और सीता जी के लिए प्रयोग होता है। जरा खोल के तो देख लें इतिहास। रामायण, हालांकि वो रामायण पढ़ेंगे नहीं, गीता के पन्ने पलटे शायद नहीं होंगे, तो नेट पे देख लें, उसमें श्री का उल्लेख है। श्री राम कृष्ण और विष्णु जी के अवतार हैं। श्री लक्ष्मी जी के नाम के आगे लगता है और इन्हीं नाम। और खबर ग्रेटर नोएडा के बिसरा थाना क्षेत्र का है जहां पर निराला एम्पायर सोसाइटी के लिफ्ट में एक बच्चा लगभग 10 मिनट तक फंसा रहा और इस दौरान लिफ्ट के नहीं खुलने की वजह से बच्चा लिफ्ट के गेट को पीटता हुआ नजर आया। लेकिन गनीमत ये रही कि 10 मिनट के बाद बच्चे को कड़ी मशक्कत के बाद से सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया। अब परिजनों ने बिल्डर के खिलाफ शिकायत कर दी है। तस्वीरें आपके सामने, देखिए किस तरीके से बच्चा परेशान होता हुआ दिखाई दिया, लिफ्ट में था और देखिए वहां पर किस तरीके से यह बच्चा चीखता हुआ दिखाई दे रहा है, पुकार रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 10 मिनट की जद्दोजहद के बाद, इस परेशानी के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। परिजनों का यह कहना है कि हम बिल्डर के खिलाफ एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे, मेंटेनेंस हम देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी लापरवाही सामने आती है और ऐसी घटना देखिए सचेत करने वाली है कि आप भी सावधान हो जाएं। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो का एक बयान अब पाकिस्तान में सेना और सत्ता में टकराव की वजह बन गया है। उन्होंने अपनी पार्टी के स्थापना दिवस पर 1971 युद्ध की हार का ठीकरा सेना पर ही फोड़ दिया, जिसके बाद से हंगामा मचा हुआ है। आतंक को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान इन दिनों चौतरफा घिरा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती हो रही है, पूरे पाकिस्तान में भूखमरी फैली हुई है और अब टीटीपी ने भी हमला करना शुरू कर दिया है। तमाम परेशानियों से जूझ रहे पाकिस्तान में वहीं के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने एक और मुसीबत में धकेल दिया है। बिलावल भुट्टो ने 71 युद्ध भारत से हारने का ठिकरा सैन्य विफलता को बताया, जिसके बाद अब सत्ता और सेना में टकराव बढ़ने की उम्मीद है। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पाकिस्तान की हार और बांग्लादेश के अलग होने के लिए सेना को जिम्मेदार ठहराया, जिसके बाद हंगामा मच गया। पूर्व सैनिक प्रमुख बाजवा ने तुरंत बिलावल की बात को नकारते हुए कहा है कि ये राजनीतिक चूक थी। बिलावल ने अपनी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 55वें स्थापना दिवस पर कही थी, जिसके बाद अब सेना और सत्ता में टकराव तय माना जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान और गर्त में चला जाएगा। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और खबर आपको बता दें। कोरोना महामारी के दौरान ब्रेक के बाद एक बार फिर से अरबपतियों का देश छोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है और ये न सिर्फ भारत बल्कि दूसरे देशों में भी इसी तरीके का सिलसिला देखने को मिल रहा है। भारत में 2020 के मुकाबले इस बार 8% ज्यादा अमीरों ने देश छोड़ दूसरे देश जाकर बस गए हैं। तस्वीरें बार बार हम आपको दिखाते हैं, खबरें बार बार हम आपको बताते हैं, क्योंकि देखिए किस तरीके से एक आंकड़ा जो एक डाटा जो है वो पेश किया गया और इस डाटा में इस बात का जिक्र हुआ है कि ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। आखिर आंकड़े कौन से हैं इसके बारे में आपको बता दें तो जो अमीर लोग हैं वो देश छोड़कर, यानी कि अपना देश छोड़कर विदेश जाकर बस रहे हैं। और इन आंकड़ों में अगर हम बात करें तो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, और भी ऐसे विदेश हैं और भी ऐसे देश हैं जहां पर लोग अपने ही
देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर रह रहे हैं। हालांकि कोरोना काल में हमने देखा किस तरीके से जो लोग अपने घरों से दूर थे वो वापस अपने जन्मभूमि पर आ गए थे, लेकिन एक बार फिर से एक ब्रेक के बाद वो सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है।